बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। और आज के मौज़ूआत में सबसे पहला जो मौजू है वो है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ, इमरान खान का बयानिया काम कर गया या ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिया की जंग ने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त से दो चार किया। आज वजूहात तलाश करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अब जिक्र करेंगे कि अगला मरहला अब क्या है, अब क्या होगा इस सारे सिनेरियो के बाद। क्या इत्तेहादियों की हुकूमत मरकज़ के अंदर कायम रहेगी या कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, इस पर करेंगे बात। और एक और आज अहम पेशरफ्त हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट में कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो बयानात हैं रियासती इदारों से मुतल्लिक, उसकी को ओपन समात का हुक्म दिया है जस्टिस मंजूर अली शाह ने। इसके क्या मुज़म्मरात हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है मारूफ और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सना बुच्चा साहिबा ने। साथ ही मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद अहमद, हमारे सीनियर एंकर हैं। और इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। और हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं फवाद अहमद से, वो जो कल भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में शरीक थे। वजूहात हमने बथेरी तलाशने की कोशिश की है। आज पूछेंगे कि जनाब आज फवाद जो मंजरनामा सामने आ रहा है और जो बयानात और जो जिस किस्म का इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उनका तो एक ही मुतालबा है कि जनाब इलेक्शन की तरफ जाएं, आप शिकस्त खा चुके हैं। तो क्या नून लीग वाकई शिकस्त खा चुकी है या अभी कोई दमखम बाकी है? देखिए, सियासत में तो इमरान उस्मान साहब कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके से मुखालिफ के न सिर्फ वोटर्स के दिमागों पर बल्कि मुखालफिन यानी कि मुखालिफ क़यादत जो है उसके भी हवास के ऊपर किसी तरीके से काबू पाया जाए। इमरान खान साहब ने जितना भी उनकी सियासत है, जब से वो कामयाब होना शुरू हुए हैं, अगर आप कामयाबी देखें तो इमरान खान साहब 2013 से कामयाब होना शुरू हुए हैं ना। उससे पहले तो 2008 के अंदर और 2002 के अंदर तो उनकी एक एक सीट थी। तो जब उन्होंने कामयाब होना शुरू किया तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को आप देखें कि उनकी पूरी इनिंग एग्रेशन का शिकार है, यानी कि एग्रेसिव होकर वो खेलते हैं। आज भी देखें कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मामला शुरू किया। बार बार वो कहते रहे कि जिस तरीके से अगर किसी अदालत के जज के ऊपर आपको एतमाद ना हो तो जज खुद कह देता है कि मैं नॉट बिफोर मी, अल्फाज उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किए। तो चीफ जस्टिस ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चूँकि एक जज की मानद हैं जिन्होंने फैसले करने होते हैं। फिर उन्होंने हवाला दिया कि 8 ऐसे केसेस थे कि जिसके अंदर उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया। तो एक तरीके से वो अदम एतमाद के साथ साथ धमका भी रहे थे। कह तो वो अपनी तौर पे ये थे कि बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दें, लेकिन बराए मेहरबानी के बैन सतूर जो लहजा होता है या जो उसका अंदाज़ होता है वो बताता है कि वो एग्रेशन के अंदर है। और आज भी उन्होंने एग्रेशन थे, लेकिन एग्रेशन एक चीज़ से खाली था। ना मिस्टर एक्स की बात थी, ना मिस्टर वाई की बात थी, ना न्यूट्रल की बात थी, ना न्यूट्रल का नाम उन्होंने डायरी के अंदर लिखा। अच्छा जी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें वक्त दिया, उनका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। ये कल मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ है सर? हाँ जी, मैं कहा कल मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ क्या इलेक्शन के अंदर? वजूहात अगर हम तलाशना शुरू करें तो बॉटम लाइन क्या नजर आती है कि क्या वजूहात थी कि ये शिकस्त का बायस बना? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है वो कामयाब नहीं है। आप एक बात नोट करें कि ये जो जितने 20 हल्के हैं इसमें 2018 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून हारी थी। कुछ नशिस्तें वो इलेक्टेबल से हारी थी और कुछ पीटीआई से हारी। तो इसलिए ये पहली बात तो मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें नहीं। फिर मुस्लिम लीग नून ने जो पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको साथ बुलाया और उनके साथ मिलके पंजाब में हुकूमत कायम की और उनके साथ वादा किया कि उनको टिकट दिए जाएंगे जब बाई इलेक्शन होंगे। अब वो जो उनकी अपनी पार्टी है उसके लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया अक्सर मुकामात। एक बड़ी वजह ये हुई। तो उसके बाद महंगाई खत्म नहीं हुई। ये जो कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो है महंगाई इनकी वजह से है, तो महंगाई में तो इजाफा हो गया। तो लोगों में ये फिर आप ये बयानिया अपना वो कबूल नहीं हो सका। फिर इमरान खान साहब ने जो अमेरिका की मदाखलत का और बयानिया जो है उस पर जोर दिया, उसने भी लोगों को अट्रैक्ट किया। तो कई सारे फैक्टर्स जो है मिल के उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे दी और खान साहब जो है वो भारी अक्सरियत में वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए।
अच्छा शामी साहब, ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर मुदाखलत कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत मुदाखलत कर रही है, लेकिन जब सीटें जीते हैं, आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खिताब उन्होंने किया उसमें फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एतबार नहीं। हालांकि इंतखाबात के ऊपर कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया। ये क्या वजूहात है? जब जीत भी गए हैं तो फिर भी एतबार नहीं है, शफाफ इंतखाबात पर भी एतबार नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा मामला? देखिए, आज जो उन्होंने तकरीर की है, मुझे उस पर अफसोस हुआ है। अगर आज वो ये इस बात का एतराफ़ कर लेते कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने और इलेक्शन कमीशन ने एक मुनसिफाना किरदार अदा किया है, जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहनत के साथ ये इलेक्शन कंडक्ट किया है, और कोई किसी फरीक को इजाज़त नहीं दी कि वो तजावुज़ करे। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट लोगों के सामने आया, उसने तो इलेक्शन कमीशन के वक़ार में और एतबार में इजाफा किया है। और खान साहब इतनी भारी तादाद में नशिस्तें जीतने के बाद फिर भी इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उनकी बात जो है वो उसमें वजन नहीं पाया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन ने अभी उनके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना है, उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन वो अपना फैसला लिख रहा है। तो ये जो है, अब इस वक्त जब खान साहब इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे तो लोग उसको एक गैर जानबदाराना राय नहीं लेंगे। खान साहब एक फरीक हैं और इस फरीक के तौर पर वो इलेक्शन कमीशन पर मोतरज है। इलेक्शन कमीशन उनके कहने से मुस्ताफी नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए दस्तूर में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। खान साहब के पास अगर मवाद मौजूद है, वो रेफरेंस फाइल करें, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा और फैसला हो जाएगा। और अगर मवाद मौजूद नहीं है तो बराह करम इन क्या सराइयों से गुरेज करें। बिल्कुल, क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए। सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना, आपने गुफ्तगू सुनी शामी साहब की कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने के बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है और वो फैसला लिखा जा रहा है। क्या इमरान खान साहब की परेशानी की वजह आने वाले दिनों में ये फैसला हो सकता है? क्या कहेंगी आप? देखिए, इमरान खान साहब क्लासिक इमरान खान स्टाइल में वही कर गए जो वो इमरान खान साहब करना जानते हैं, और वो है कि जीतूं तो सारा क्रेडिट मुझे दे दो और हारूं तो सारा जो मलबा है वो दूसरों पे डाल दो, इदारों पे डाल दो। आज भी उन्होंने यही बात की। शुक्र है अब तक उनको आवाम अच्छी मिली है, कल को ये भी हो सकता है आवाम अच्छी ना लगे उनको। देखिए, ये 20 सीटों से उनकी मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में ना साबित होती है, और अनफॉर्चुनेटली ना फॉरेन फंडिंग का केस आवाम ने लिखना है, ना आवाम ने उसको अनाउंस करना है, ना आवाम ने हमारे पास बहिफाजत पहुँचाना है। फॉरेन फंडिंग का केस का जो मामला है वो देखें इतना लटका है और अभी भी उसको महफूज रखा गया है, बहिफाजत वो हम तक पहुँचा नहीं रहे। ज़ाहिर है टाइमिंग की बात है। इमरान खान साहब को पता है व्हाट्स कमिंग। अभी तो वो बार बार जो कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, अभी तो उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 6 भी आ सकता है। अभी तो उनको ये नहीं पता कि उनके खिलाफ कौन सा केस बन सकता है, उनके खिलाफ कौन सी रेफरेंस दायर हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली आवाम ने यहीं तक साथ देना है, आगे तो उनके कोर्ट्स हैं और अवाम सड़कों पे आ सकते हैं, जलसों में आ सकते हैं, आपसे सवाल जवाब वो कर नहीं सकते, आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, उससे मुतासिर भी होते हैं, ये वोट आपको पड़ भी गए हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इस वक्त जो वोट पड़ा है पीटीआई को, वो नून लीग की मकबूलियत में कमी है। जो उनकी एक पोजीशन थी उससे वाज़े तौर पर जब उन्होंने बैक स्टेप किया है, जब आप इतनी कुर्बानियाँ दे रहे थे और आप कुर्बानियों के ऊपर बात कर रहे थे, मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जब मुज़ाहमत करती है उसके बाद वो अपीज़मेंट करती है। जो अपीज़मेंट की पॉलिसी है वो उनको सूट नहीं करती और उससे अब वोटर भी मेरा ख्याल है थोड़ा बोर हो गया। बिल्कुल सही है। अब आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं कि जनाब के एक जो बकौल अपोजिशन के चंद किलोमीटर की हुकूमत इतने बड़े फैसले ले सकती है कि आर्टिकल 6 लगा दे इमरान खान साहब पे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सना, आपसे।
हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी इन्होंने फ्रंट फुट पे खेलना नहीं शुरू किया, अभी भी जैसे सीईसी का इजलास हुआ है, अभी ये फैसले हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में कि हमने हुकूमत ये जो इत्तेहादी जमातें इनके साथ खड़े रहना है और ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और मेरा ख्याल है दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, वाइज डिसीजन। इस वक्त उनको नहीं क्रम्बल करना चाहिए इमरान खान साहब के इन 20 सीटों की विन पे कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस कर दें और उनकी विशेज़ पे इलेक्शन हो जाए। अभी जो उनके पास पावर है, अगर वो उसको रिकगनाइज़ कर लें और अपीजमेंट करना छोड़ दें और दूसरों के आसरे रहना छोड़ दें कि अभी हाथ नहीं लाना तो अभी हाथ नहीं लाना, तो फिर आर्टिकल 6 ला दो। वो मेरा ख्याल है थोड़ी हिम्मत करे। अच्छा, यही सवाल मैं शामी साहब से करूंगा कि शामी साहब क्या इस सूरत हाल के अंदर क्या फ़ैसला कर सकती है? ख़ास पर अपना पीपल्स पार्टी ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया कि वो पूरी तरह खड़े हैं साथ, लेकिन फ़ैसला तो नवाज़ शरीफ साहब ने करना है ना। आज भी जो राब्ते हुए हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि जनाब मैं तो चाहता ही नहीं था कि हुकूमत ली जाए, लेकिन अब तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? क्या कर सकती है नून लीग अब? देखिए उस्मान साहब, नानी ने खत्म किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। और बुरा किया। अब तो आपने जो फैसला कर लिया ना, उसके फिर नताइज आपने अब भुगतने हैं। तो अब आपको जरा हौसला करना चाहिए और सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। और खास साहब जो इलेक्शन चाहते हैं फौरी तौर पर, तो वो मैं मियां जावेद लतीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को तोड़ दें और असम्बलियों को तहलील कर दें, तो फिर हम भी कौमी असम्बली के बारे में गौर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल दोनों जमातें जो हैं, या उनको, या यानी जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको भी और इमरान खान साहब को भी बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। और अगर देखिए, ये जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है और ये दूसरी इस तरह की बातें हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सियासत का मुकाबला सियासत के जरिए होता है, और मैदान में मुकाबला करें जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो भी, और इमरान खान साहब अब मैदान में रहे और वही मुकाबला सही मुकाबला होगा। ये अगर आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो आप देखें माजी में भी उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इमरान खान साहब की सियासत को आप खत्म नहीं कर सकेंगे इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए। तो मैं तो नहीं समझता कि इसका कोई मुफीद नतीजा होगा। आप इलेक्शन की तैयारी करनी है, इलेक्शन का फैसला करना है, तो खान साहब जो हैं और जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, तो एक मेज पर बैठना होगा उनको, और उसके बाद पहले मईशत को बचाना है। इस वक्त मईशत बड़े सख्त खतरे में है, उसके बाद सियासत की फिक्र करनी है। तो ये कौन समझाएगा खान साहब को कि पहले माशियत को ठीक करें, उसके बाद सियासत की तरफ आएं? कौन बिठाएगा कौन? अपना शामी साहब ये बैठने को तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले चौधरी परवेज लाई को और हमदा शहबाज को एक नुक्ते पर जमा कर दिया था ना जी। तो इस तरह अब कोई अदालत का दरवाजा खटखटाए या हम लोग के जैसा बना के बरी कैन के पास जाएं? हमें तो अपनी बात करनी चाहिए ना। कोई अगर वो कोई नहीं सुन रहा, उसके बावजूद हम तो वही बात करेंगे जो हमारी अकल में आती है। हम उनकी अपनी बात क्यों छोड़ दें इन सियासतदानों के पीछे लगकर? हम समझते हैं कि एक मुल्क के रहने वालों को एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का तरीका सीखना चाहिए और ये एक दूसरे को की दुश्मनी तर्क करनी चाहिए, एक दूसरे की हकीकत को मानना चाहिए। तो हमें ये बात करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह उसका असर होगा। खान साहब किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं। चलें जी, देखते हैं खान साहब कब यू टर्न लेते हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ ही रहिएगा। या ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबी नताइज के बाद की सूरत हाल, जो सियासत में एक नया भूचाल आ रहा है और मामला क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर आज पीपल्स पार्टी ने खुल के ऐलान किया कि वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ है और टर्म पूरी करनी चाहिए। फवाद, आप बताइएगा, इत्तेहादी हुकूमत की अहम पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका स्टेक है सिंध कि सिंध के उसके हुकूमत है और वो चाहेंगे कि पूरी मुद्दत करें अपनी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बयानिए की जंग जारी है। तो क्या मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता हैं वो मुतमिन हो पाएंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर के जनाब मिला भी कुछ नहीं उनको और गालियाँ भी खानी पड़ रही हैं? क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप?
देखिए, गिलानी साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत मुनासिब उन्होंने बात की कि ये इलेक्शन तो तसलसल होता है सियासत के अंदर और ये जारी रहता है। शर्जील मेमन साहब ने भी बताया, फिर जरदारी साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो लाहौर पहुँच रहे हैं, कल इत्तेहादी जमातों का इजलास है। जो बात शामी साहब ने की थी ना, असल बात वही है कि जो किया बुरा किया, लेकिन करके छोड़ दिया और बुरा किया। तो अगर इस तरीके से सियासत में आप अनडन छोड़ देंगे किसी जॉब को, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि आप जहाँ खड़े हों उस पोजीशन से आगे जाने के बजाय मजीद पीछे जाते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब को अगर एक जद्दोजहद के बाद 3.5 साल बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने आपस में मिल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने के बाद अपने नज़रियात को, अपने मामलात को पसे पुश डाल के एक दूसरे के साथ चलते हुए एक हुकूमत बनाई है। मतलब जो पार्टी मुल्क के अंदर 2/3 अक्सरियत को कई दफ़ा इंजॉय कर चुकी हो, वो पार्टी के इत्तेहादी हुकूमत में जाती है, कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत में जाती है, अपने जो कारकर्दगी का एक बयानिया था उसके ऊपर भी सवालात उठवाती है, महंगाई के मामले को भी लेती है। और फिर जो इस्लाहात किए हैं, अगर इन्होंने आज इस्लाहात को रिवर्स किया है तो कल आने वाला भी रिवर्स कर सकता है। कोर्ट में भी जा रहे हैं इमरान खान साहब उस केस के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत को, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उनको पेश नज़र होंगी। और जाहिर है कि इमरान खान साहब से कैसे शिकस्त मामला, सियासत में तो शिकस्त हुई ना कि एक पार्टी ने मुतालबा किया कि आप हुकूमत छोड़ दें और आप हुकूमत छोड़ने पर तैयार हो जाएं। ऐसे तो इमरान खान साहब ने आखिरी वक्त तक नहीं किया जब तक कि प्रिजन वैन जो है वो खड़ी नहीं होगी। तो आप ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इत्तेहादी हुकूमत है। ये ज़रूर है कि हालात मुश्किल हो जाएंगे, चंद किलोमीटर के ऊपर मुहित हुकूमत ज़ाहिर है, लेकिन फेडरेशन तो है ना पाकिस्तान की, वो बहरहाल चलाना मुश्किल होगी। अब कितने दिन चलाना है, कैसे चलाना है, किन शराइत के ऊपर चलाना है, ये अगर इत्तेहादी हुकूमत किसी और के कहने पर डिसाइड करेगी तो फिर जहाँ वो खड़े हैं उससे मजीद पीछे जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि सियासत में कोई पीछे जाने के लिए जो है वो हिस्सा नहीं लेता, अपना खर्चा नहीं करता। तो आने वाले दिन यही बताते हैं, सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत अभी इसको किसी ना किसी तरह घसीटने की, चलाने की कोशिश करेगी, या फिर हफीज़ शेख साहब आएंगे और हुकूमत संभालेंगे और IMF की डील भी करेंगे और बाकी तमाम मामलात भी होंगे। फिर अच्छा, ये एक नया नुक्ता आपने स्टार्ट किया है कि जनाब ये हुकूमत अगर जाती है या इलेक्शन की तरफ जाती है तो निगरान सेटअप और IMF के दरमियान मुज़ाकरात और जो बातचीत है। एक बात आज ये भी सुनने में आ रही थी सना, आपसे मैं पूछूंगा कि जनाब आप चले जाएं इंतखाबात की तरफ और निगरान हुकूमत आ जाए और सारे मामला खुद टैकल करें और ख़ुद देखें जो हुआ है, आप बीच में से हट जाएं। ऐसा सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है इन हालात के अंदर कि मुस्लिम लीग नून इस बात पर राज़ी हो जाए कि जनाब इंतखाबात की तरफ जाओ और जरदारी साहब की बात ना माने? वो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि अगर ये नून लीग करेगी तो एक और गलत फ़ैसला होगा। और मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये मौला जट वाली जो सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बुरा है, ये करप्ट है, तो फ़लाँ इससे मिलता है, तो फ़लाँ इससे मिलता है, तो फ़लाँ ने पैसा खा लिया, फ़लाँ ने पैसा लूट लिया, फ़लाँ ने इतना पैसा बाहर भेज दिया, फ़लाँ के डॉलर बाहर पड़े हैं। ये कब तक बोलेंगे वो? मतलब ये कब तक सुनेंगे हम? मतलब मुझे ये बता दें कि आज से उनका प्लान क्या है। एक तो नवंबर तक, ये नवंबर प्लान की कोशिश में हर कोई लगा रहेगा, अपनी अपनी तगो-दो होती रहेगी। अब नवंबर तक, नवंबर प्लान तक चलता रहेगा। अब नवंबर गुजरेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे तज्जिया भी कह लीजिए, खबर भी कह लीजिए, कि ये जाएगा अगले साल तक, नवंबर ये क्रॉस करेंगे। और जो मसला है वो यही है कि जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि देखिए, दिस इज़ नॉट व्हाट दे हैड बार्गेन्ड फॉर, दिस इज़ नॉट व्हाट जो हमारी जमातें हैं जो इस वक्त मखलूत हुकूमत बना के बैठी हुई हैं, ये जो जमातें हैं इन्होंने ये बार्गेन नहीं किया था, इन्होंने इसकी डील नहीं की थी। और ये आज जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, आई थिंक इट्स वेरी 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 बहुत, इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि हम मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं आपकी गलतियों का, इदारों की गलतियों का मलबा उठाने को तैयार नहीं है, वो बचाने को तैयार नहीं है आपको। मतलब इस तरह से आप ना करें कि हमारे ऊपर सारा कुछ डाल दें। अब ये टफ डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता कि महंगाई इतना बड़ा फैक्टर थी इनका इलेक्शन हारने में। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनके लॉयलिस्ट थे, जो नून लीग का खासा है कि वो अपने लॉयलिस्ट को सबसे पहले डंप कर देती है, और इनको जिनका अदम एतमाद का वोट लेना था उनको सपोर्ट किया। वो लोटे वाली बात जो थी ना, जो इमरान खान साहब ने की थी, इनकी शादियां नहीं होंगी, इनकी बच्चों की शादियां नहीं होंगी, ये कहीं जा नहीं सकेंगे, सोशल मीडिया पे इनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो आवाम को ज़रा लग गई। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये लॉयलिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो आपके एक मतलब तलाल चौधरी साहब को इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने डंप किया, और वो जाहिर है कि बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, लेकिन उनकी भी मतलब उनको भी टिकट नहीं दिया, तो मतलब
ये तमाम तर चीज़ें फैक्टर इन तो कहीं ना कहीं होती हैं। एक आवाम होती है वहाँ पे, एक मखसूस हल्के में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी जब चला रहा होता है, वो डिलीवर कर रहा होता है, तो आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो फिर आपने भी क्या किया। दूसरा ये कि ऑप्शन क्या है। अगर इमरान खान साहब अभी आ जाते हैं तो मुझे कल की स्पीच में इमरान खान साहब बता दें वो क्या करेंगे। IMF से पैसे वो नहीं ले सकेंगे, सऊदी अरेबिया उनको पैसे देगा नहीं, चंदे पे मुल्क चलाएंगे क्या? शौकत खानम का जो फंड आ रहा है उस पर जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, जो सारे पैसे उधर हैं वो मुल्क पर लगा देंगे क्या? आवाम से चंदा मांगेंगे, टेलीथॉन करेंगे? मतलब मुल्क कैसे चलेगा? ये आ भी जाएंगे तो इस मुल्क की बागडोर संभालने के बाद आप करेंगे क्या सर? आप पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे? आप आके फौरी तौर पर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। मतलब ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इमरान खान साहब असेंबली के अंदर तशरीफ लाएंगे और फॉरेन एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब कैसे बढ़ जाएगी भाई? मतलब लोग बेवकूफ नहीं है। आप एक प्लान दे देना, ये आपका प्लान है, आपने नहीं जाना, आपने कशकोल नहीं लेके जाना, आपने बेगर नहीं बनना, आपने चूजर बनना है, आप चूज कर लें फिर। टेल अस व्हाट योर प्लान इज। अभी हम आपको ले आते हैं वापस। प्रॉब्लम यह है कि ही डजंट हैव अ प्लान एंड ही डजंट हैव एनी सपोर्ट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, हमें सऊदी अरेबिया से पैसे चाहिए, हमें चीन से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। CPEC जिस तरह से रुक गया था, चीन उस पर बहुत नाराज है और चीन डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को प्रेफर करता है। सऊदी अरेबिया इमरान खान साहब के साथ नहीं काम करना चाहता, वो नहीं मिलना चाहता उनसे। फिर आप क्या करेंगे? आप एक आदमी को लाने के लिए अपने तमाम फॉरेन रिलेशंस भी खत्म कर देंगे? नहीं हो सकता, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। खान साहब अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, केसों से बचने के लिए जितना मर्जी इल्जाम तराशी कर ले, और जो उन्होंने आज इस बार दिखाना था कि देखे ना मेरे पास पावर है, मेरे साथ डोंट मेस विद मी बिकॉज आई हैव पब्लिक पावर, ये बस अब देखते हैं किस तरह रिसीव होता है जहां रिसीव होना है। मेरा ख्याल है इट विल कम टू नथिंग। जी सना, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। शामी साहब की तरफ आऊँगा। शामी साहब, आपको लगता है कि ये जो सना ने नुक्ते उठाए हैं कि खान साहब के पास कोई प्लान ही नहीं है, खान साहब तकरीरें करते हैं, आवाम को अपने पीछे लगाते हैं, लेकिन आज अगर खान साहब से कहा जाए कि आए हुकूमत संभालें तो उनके पास इन हालात से निकालने का कोई प्लान मौजूद हो सकता है? जी शामी साहब। हाँ फवाद, शामी साहब की मेरा ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। आप बताएं, जैसे सना ने ये पॉइंट उठाया है कि खान साहब तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं माशी तौर पे, क्या इससे बाहर निकालने का कोई रोड मैप है? मैं आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाऊं। फरिया इदरीस ने इंटरव्यू किया सद उमर साहब का जब वो MNA बन चुके थे। सबको पता लग गया था कि इमरान खान साहब ने हुकूमत बनानी। उनसे पूछा कि आप क्या तैयारी है, आपने क्या तैयारी की है, आप किस तरीके से मईशत को चलाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं गाने सुनता हूँ, अपने आप को बूस्ट करता हूँ। मतलब उस वक्त वो ये तैयारी कर रहे थे कि जिस वक्त उनको अपना प्लान चॉक आउट करके, बल्कि पहले से मौजूद, क्योंकि असद उमर साहब कहते थे ना मेरे पास बड़ी माहिरीन की टीम है, असद उमर साहब वो वाहिद आदमी थे। असद उमर साहब वो वाहिद आदमी थे कि जिनके पोर्टफोलियो का हमें 2011 से मालूम था ये उनकी कोर टीम होगी, ये उनकी कोर टीम के माहिर मईशत उनके एहसन इकबाल होंगे। उनके एहसन इकबाल तो चले, वो तो प्लानिंग और उसके ऊपर बिलीव करते हैं ना कि सबको पहले दिन से पता था कि इकोनॉमी की जो टीम होगी उसको लीड असद उमर साहब करेंगे। और फिर आप देखेंगे असद उमर साहब चंद माह के मेहमान रहे। इमरान खान साहब ने कहा था वो यूनिवर्सिटियां बनाएंगे गवर्नर हाउस के अंदर। मैं कराची में जब भी गवर्नर हाउस के बाहर से गुजरता हूं, मैं देखता हूं कि दीवारें भी आज उसी तरीके से कायम है। उन दीवारों के ऊपर बल्कि खूबसूरत रंग भी है और जंगले भी लग चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी ऐसे ही है। इस्लामाबाद जाएँ तो ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म भी उसी तरीके से है। तो इमरान साहब ने 100 दिन का प्लान दिया, फिर इमरान साहब ने 1 साल का प्लान दिया, फिर इमरान साहब ने 2 साल का प्लान दिया। जो कुछ प्लान दिए उन्होंने, उस प्लान के थैले के अंदर भी कुछ नहीं था। आज तो इमरान साहब के पास देने को प्लान कुछ नहीं। आज जो उन्होंने बात की, आज जो उन्होंने अपनी तकरीर फरमाई, जो कौम से खिताब फरमाया उन्होंने, हालांकि वो आप देखें अजीबो गरीब एक साइकी है कि जो लोगों के ऊपर हावी होने की और उनके ऊपर सवार होने की है कि इमरान खान साहब बगैर सहाफ़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब तो कौम से खिताब शुरू हो गए। एक जानिब पार्टी का झंडा था और एक जानिब जो है, लेकिन लोग तो बाय करते हैं ना सर, खिताब को बाय करते भी हैं और वो अगर जो बाय ना करे उसको बजोरे कुव्वत देते भी हैं कि खरीदो ये चीज़। और आप देखें कि उस तरीके से एक एक करके इमरान खान साहब अपने मुतालबात मनवाते भी हैं। वो ये फरमा रहे थे कि मैंने पुलिस एहलकारों के भी नाम नोट कर लिए हैं जिन्होंने हम पे जुल्म किया। कुछ पुलिस एहलकार बहुत अच्छे, आपका नाम भी डायरी में लिखा होगा, वो डायरी में लिखे या वो दीवार के ऊपर लिखे, जो करना उन्होंने कर लिया। उन्होंने पहले भी जो कुछ करने की कोशिश की, सना बुच्चा से लेके तलत हुसैन तक सभी लोग ऑफ एयर थे ना, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे क्या इमरान खान साहब ने बाय किया सिवाय इसके कि उनको जो है वो एक फाशिस्ट की हैसियत से याद रखा जाता है तारीख में। आज उनको जो है वो ये याद रखा जाता है कि उनके दौर में मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां थी वो शायद ना उससे पहले कभी हुई, आमिराना दौर के बाद या किसी जमहूरी दौर में ना पहले कभी हुई ना बाद में शायद कभी हो सके। तो इमरान खान साहब वो तो कहते हैं जनाब मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी परसों उन्होंने PFUJ के सेमिनार से खिताब किया, आज मेरा दौर तो बड़ा आज़ाद दौर था जनाब। सर कौन सी बातें करते हैं? और हमारे बाद साफी लोगों ने उनके सामने कपड़े धोए अपने।
इस तरह के लोग तो हमेशा मौजूद होते हैं ना, कि जो कुछ लोगों के जो वो आप ये कह लें कि बहुत सख्त लफ्ज़ हो जाएगा अपनी बरादरी के लिए तलवे चाटना, लेकिन चले मैं वो नहीं कहता, लेकिन हमेशा से कुछ लोग ऐसे होते नहीं हैं। अब भी इमरान खान साहब के साथ कुछ मीडिया चैनल्स खड़े हैं ना कि, और इमरान साहब आज रोजनामा जंग की जो जेली होती है, जो ब्लैक में लगी होती है, नाजरीन की सहूलत के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी टर्म है, उसमें लिखा है कि हमारे मीडिया के दोस्तों को तंग किया गया। ये कब से होने लग गया है कि सियासतदान ये कहे कि हमारा मीडिया तुम्हारा मीडिया। आज उन्होंने तस्करा भी किया कि जो हमारा मीडिया था उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई। तो इमरान खान साहब का पूरा बयानिया ये वो बजोरे कुव्वत बेचने की कोशिश करते हैं अगर कोई ना खरीदे। और आप देखें इलेक्शन कमीशन 20 हल्के के अंदर 15 जीतने के बाद भी आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इंतखाबात में नाकाम रहा। तो कितनी शिकायतें आपने दर्ज कराई, क्या आप उसका भी तस्करा? शिकायतें दर्ज हुई थी उस पर फौरन कार्रवाई हुई, साथ के साथ आप सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके, आप असला बरदार लोगों को लेके, आप दूसरे सूबे की जो है वो पुलिस को लेके डेरा इस्माइल खान के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करें और आपको रोका जाए, तो आप कहेंगे जी मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। कौन सा ऐसा काम हो गया कल इलेक्शन के अंदर? कल जो है वो लाहौर से लेके मुजफ्फरगढ़ तक और मुजफ्फरगढ़ से लिया, बरास्ता, झंग, फैसलाबाद, हर जगह इलेक्शन हुए ना। 14 जिला में पंजाब के इलेक्शन हुए। मुझे बताएं कि किस इलाके के अंदर आपको ये पता लगा हो कि यार पुलिस ने बहुत ज्यादती की, पोलिंग रुकवा दी? किसी इलाके से शिकायत आई हो? कल सारा दिन हम लोग मौजूद थे ना यहाँ ट्रांसमिशन के अंदर। शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया सर। शहबाज गिल साहब क्योंकि असला बरदार के साथ, एक तो शहबाज गिल है कौन? मुझे समझ में नहीं आती। आप शहबाज गिल करते हैं, कौन है शहबाज? चीफ ऑफ स्टाफ है सर। कौन है शहबाज गिल? कहां से आए? कहां से छतरी लेकर आए? ये साहब है कौन? किस बुनियाद पर वहां पहुंचते हैं? ये कोई एमएनए है, एमपी है, सेनेटर है? इनको तो सेनेट का टिकट इनकी पार्टी नहीं देना चाहती। सेनेट का टिकट दिया जा सकता था ना इनको। इनको सेनेटर नहीं बनाया, फैसल वाडा साहब को बना लिया गया नाअहल होने के बाद भी, लेकिन इनको बनाने के लिए जब इनकी पार्टी तैयार नहीं थी। ये आदमी है कौन? इसका कौन सा हल्का है? ये क्या करता था सिवाय इसके कि इसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी के चंद केसेस इनकी एहलिया के ऊपर हैं जो इनके ऊपर इल्जामात हैं। मैं उसकी हकीकत के बारे में नहीं जानता, लेकिन शहबाज गिल साहब कौन है? कौन है शहबाज गिल साहब जिनका हम तस्करा करते हैं कि शहबाज गिल? बात यहाँ पे हो रही है फवाद साहब, अच्छा क्या जुल्म होता है? ये क्या सियासतदान गिरफ्तार नहीं होता? बिल्कुल होता है। किस बात का जुल्म? इमरान खान साहब आज फरमाए थे कि 25 मई को हम पे बड़ा जुल्म हुआ। इस पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर गोलियां चलती रही हैं जुलूसों के ऊपर, मुखालफिन के जलसों के अंदर पानी छोड़ा जाता रहा, सांप छोड़े जाते रहे। जरदारी साहब गिरफ्तार होते सर, इसको भी छोड़े आप। तारीख बताती है कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। रेड लाइन खींच दी जाती थी कि इससे जो आगे आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। इस मुल्क के अंदर ऐसा भी होता रहा कि मुखालफिन के जलसों में पानी के अंदर करंट छोड़ा जाता रहा। इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि मुखालफिन के जलसों में सांप छोड़े जाते रहे। इस मुल्क में पुलिस के अलावा सियासी मुखालफिन ने जलसों में फायरिंग की। इस मुल्क में 12 मई हुआ। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बयानिए की कि खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने सहाफ़ियों के साथ करें या गैरों के साथ करें, या वो कौम से खिताब करें या कौम के नाम पैगाम दें। मसला यहाँ पे ये है कि उनका ये बयानिया किस तरीके से बिक रहा है और इस बयानिए के मुकाबले में जो काउंटर नैरेटिव है वो कमज़ोर क्यों है? सना, मैं आपसे पूछूंगा। ये बहुत सिंपल सी बात है उस्मान साहब। आई थिंक आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझेंगे अगर मैं इस्तिलाह इसकी देना चाहूँ तो, क्योंकि एक रमज़ान ट्रांसमिशन का हमने ट्रेंड शुरू किया जिसमें हमने दीन को बेचा, फिर हमने बताया मुसलमानों को कि सवाब कैसे कमाया जाता है, कौन सी अक़लियतों को टारगेट किया जाए तो सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इसको आपको प्लग करना चाहिए था, इसको आपको कोक लगा के ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन क्या किया, तमाम मीडिया चैनल्स ने कहा ये तो बिकता है, चलो हम भी बेचते हैं, लेकिन इसका नुकसान ही होता है। सो जब आप गलत बात को एक चल रही होती है, इमरान खान साहब के मुंह पे उस वक्त टेप लगाना चाहिए था, उस वक्त पेमरा को एक्शन में आना चाहिए था, उस वक्त हुकूमत को अरेस्ट करना चाहिए था, उस वक्त हुकूमत को ये करना चाहिए था कि ये डैमेज कर रहे हैं, इदारों की रेपुटेशन डैमेज कर रहे हैं, ये बिला वजह के इल्जामात लगा रहे हैं। ही इज ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन जो बदतमीजी के ऊपर वो जा रहे हैं, जो जिस तरह से वो 3 माइस और पता नहीं डीजल और पता नहीं क्या क्या, मतलब ये कोई गैर मुहज्जब गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया, मरियम साहबा भी उसी रविश पे चल पड़ी, फितना खान फलां, ये जी पैक, ये मतलब यू थॉट इट वाज पॉपुलर तो यू स्टार्टेड डूइंग द सेम। व्हाई? आप इस मुल्क में अगर अच्छी चीज दे नहीं सकते तो अवाम तो वही बाय करेगी ना जो आप दे रहे हैं। और आप ये कहते थे अवाम ने बाय कर लिए, भाई अवाम को आप चॉइस दे तो अवाम तो बहुत सारी चीजें बाय कर लेगी ना, अवाम तो मुझे भी बाय कर लेगी। तो मतलब जाहिर है कि दे हैव द स्टमक फॉर समथिंग सेंसिबल ऑल्सो। आप क्यों अवाम को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? नहीं करना चाहिए। और आपको मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू पुट अ स्टॉप। अब ये इनको एहसास होना चाहिए कि इनको खुला रूम दे के कि अच्छा जी गुस्सा है खान साहब का, भी उतर जाएगा, अभी महीना थोड़ा बोलने दें, वो गुस्सा है वो गुस्सा है वो गुस्सा है। मतलब आपने उनको इतना रूम दिया, देखे ना हमने तो कदर नहीं लगाई। मतलब इनकी
जी सॉरी, लेकिन एक बात जो हमें बात जराए से तो मैं पता ये कह रही चली हूँ कि कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। इस पर क्या तबसरा करें? देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ, जो डील बनी थी और वो डील यही थी कि ये आएंगे, एक तोशाखाना रेफरेंस तैयार थी, फ्रंट फुट पे इनको खेलना चाहिए था। इन्होंने आके वही शुरू कर दिया, फराह गोगी तो उस्मान बुजदार तो मानिका साहब तो फलां ये तो फलां वो। भाई आप हुकूमत में आप एविडेंस देर अरेस्ट करें। आप देखें जी, वो अब शहबाज शरीफ साहब सहाफ़ियों को बुला के अफ्तारी में बता रहे हैं कि जाइए जी अब बताइए सबको कि उनकी घड़ी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब इस हुकूमत में जो नून लीग है उसका मसला ये है कि दे डोंट वांट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एनीवन। वो अपीजमेंट करना चाहते हैं कि आराम से सुकून से गुजर जाए, तुसी भी आराम नाल रह लो तो सानू भी रहने दो। ये सियासत में नहीं होता। आपने अगर डील कर ली है या आपने कोई मुशावरत करके आप न्यूट्रलिटी पर आ गए हैं, तो इस न्यूट्रलिटी की छतरी के तले आप अपने मफादात के अलावा अवाम के मफादात भी देखें। मेरा मसला सिर्फ ये है, जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है उस्मान साहब, वो ये कर रहा है कि ना ये अवाम की बात कर रहे हैं, ना इनको अवाम की फिक्र है। इनको अपने केसेस की फिक्र थी, इसलिए ये नैब ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने सब चीज़ चेंज कराई, उस पर तरामीम ले आए, इलेक्शन इस्लाहात पर तरामीम ले आए, जो इनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इनको जो डर था। इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। तो ये अवाम के पीछे छुप गए, अवाम से अपने दिल का हाल बयान करके, और बेचारी अवाम जो है वो आपके लिए सड़कों पे भी निकले, धूप में भी खड़ी रहे, आपके जलसों में तालियां भी बजाए, आपकी हर बात पे हंसे भी, आपकी हर बात पे रोए भी, आपके लिए फील सॉरी भी करे, आपके लिए आके वोट भी डाले, और उसके बाद भी आप अवाम का नहीं सोचते। मतलब क्या मुल्क है। और वो आज देखिए कौन बात कर रहा है कि सियासी इंतशार जब तक रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। भाई सबसे बड़े सियासी इंतशार तो आप फैला रहे हैं। आप ना पंजाब को चलने दे रहे हैं, ना आप फेडरल को चलने दे रहे हैं, कभी आप धरने पे आ जाते हैं, कभी आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप तो कहीं से कुछ चलने ही नहीं दे रहे, कभी आप धमकाते हैं। ये जो थ्रेट्स थी, जो इमरान खान साहब के जलसों में लास्ट जो उनका एक पूरा स्ट्रेच था, उसमें थ्रेट्स थी, एवरी डे वाज अ डिफरेंट थ्रेट। मैं ये कर दूंगा अगर मुझे पता चल गया, और ये देखें जी मरियम और हमजा से जाके मिलता है इलेक्शन कमिश्नर, और ये मुझे पता चल रहा है एक्स और वाई। सो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? ये खामोश एक बड़ी साइलेंट किस्म की थ्रेटनिंग थी। तो मेरा ख्याल है एवरीबडी मस्ट हैव पुल्ड बैक। मतलब जो काम करने वाले भी होंगे ना, जहां धांधली शायद वो भी इन्होंने की होगी, उससे भी इन्होंने स्टेप बैक कर लिया होगा। इदारे तो बड़े डर ही जाते हैं ना कि अगर आप बात इतना तो वही उनके है ना नजदीक सना, डालेंगे। उनके नज़दीक तो इस्तेकाम वही है कि अगर वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हैं तो इंतशार है। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में साथ रहे। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम खबर कि सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की जो इदारों को, रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजियाँ हैं, उसके खुली समात को हुक्म दिया है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात पर खुली समात का हुक्म दिया है इमरान खान साहब के खिलाफ। ये क्या तरीक़ेकार होगा, इसकी अपडेट लेते हैं जी। जहांज़ेब अब्बासी साहब हैं, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को कवर करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, बताइएगा क्या कार्रवाई रही और क्या हुक्म हुआ और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? खुली समात से क्या मुराद है? जी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। एक वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था और एक आइनी दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और उस दरखास्त में बुनियादी जो नुकात उठाए गए थे उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो हाल ही में कुछ बयानात हैं, जिसमें वो कभी न्यूट्रल्स के अल्फाज इस्तेमाल करते थे या कभी इस तरह के मिले जुले अल्फाज, जिससे कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जाता था कि वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को उस पटिशन का हिस्सा बनाते हुए ये दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर एक कमीशन तश्कील दे और इमरान खान साहब के जो बयानात हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इस दरखास्त में शीरी मज़ारी को भी फरीक बनाया गया, इसके अलावा फवाद चौधरी और दीगर जो मुतलका हुकाम हैं, ख़ास तौर के ऊपर PTA है, और उनको भी इसमें फरीक बनाया गया था। और ये कहा गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे जो कंपेन हो रही है उसको सुप्रीम कोर्ट रोके। इस दरखास्त पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद किया। पहला जो बुनियादी एतराज़ था वो ये था कि एक इनफरादी शख्स आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से कैसे रुजू कर सकता है और किस तरह से इस मामले के ऊपर उसको इनफरादी हैसियत में उसको रिलीफ दिया जा सकता है। इसी तरह के कुछ और एतराज़ात थे। इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल हुई। उस अपील पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने
चैम्बर में उस अपील पर समाअत की और फिर उसके बाद समाअत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार ऑफिस के जो लगाए गए एतराज़ात हैं उनको ख़त्म कर दिया है और अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया है बेंच की तश्कील के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने हाल ही में कुछ फैसलों में यह करार दे चुकी है कि जो बेंच की तश्कील है यानी बेंच कंपोजिशन है उसका खालिसतन इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक बेंच बनाएंगे। तो देखना यह है कि ये बेंच 2 रुकनी होता है, 3 रुकनी होता है, 5 रुकनी होता है और इस बेंच में कौन कौन से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान होंगे और फिर जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो फिर उसके बाद ये पटिशन उस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगी और फिर जो पहला सवाल इस पटिशन में ज़ेर बहस आ सकता है वो ये आ सकता है कि क्या इस केस को आर्टिकल 184(3) में सुना जा सकता है या नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस सवाल के ऊपर मुतमईन हुई तो फिर फ्रीकेन को नोटिस जारी करके मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फवाद, ये कितना कि इम्पोर्टेंट है ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का और जस्टिस मंजूर अली शाह जो हैं उनका ये हुक्म, अब होगा क्या? मसलन खान साहब बाज आ जाएंगे, जिस तरह वो जलसों में मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लोगों को, सियासतदानों को तो पुकारते ही हैं, इदारों के साथ वो जिस तरीके से बयानबाजी में मसरूफ़ होते हैं, क्या होगा? उस्मान साहब, तारीख तो ये बता रही है, तारीख भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, जो अभी हाल ही की तारीख है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उनके हक़ में आ जाए तो वहाँ बल्ले बल्ले हो जाती है। वहाँ पर जजों को उनके बस में नहीं होता कि कंधे पे बिठा के उनकी आइनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उनको जुलूसों में ले आएँ और उनसे कहें कि आप तकरीर करें और उनके लिए एक मजमा परेड ग्राउंड के अंदर जमा कर दें या डी चौक में जमा कर दें। अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए, जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो फिर फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी आगे आ जाते हैं, उनको भी आगे कर दिया जाता है और वो कहते हैं कि जी हमारे गले कम पड़ जाएंगे और फंदे आपके जो है वो इतने नहीं होंगे, हमारे गले ज़्यादा होंगे और आपके फंदे कम होंगे। तो इमरान खान साहब की तो एक हिस्ट्री इस हवाले से रही है कि वो अदलिया के हवाले से भी जो है वो कोई नरम रवैया रखने पे या उनको बख्शने पे तैयार नहीं होते। अगर बयानबाजी की बात करें तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि कायदे MQM जो हैं उन्होंने बयानबाजी की, उन पर अदालत के जरिए पाबंदी लगी, नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी, इसहाक डार साहब को अपीयरेंस पे पाबंदी लगी। तो इमरान खान साहब के हवाले से तो बड़ा सॉफ्ट हाथ रखा हुआ है, बड़ा नरम गोशा है, क्या वजह? सर, अनोखा लाडला है, खेलन को मांगे चांद। इमरान खान साहब फिर ऐसा मेरा ख्याल डरते डरते होंगे। दो चीज़ें हैं, देखिए इसके अंदर ना उस्मान भाई। अच्छा, इरफान कादिर साहब हैं, साबिक अटार्नी जनरल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात, इस हवाले से जो खुली समाअत का जो हुक्म है मंसूर अली शाह साहब का, इमरान खान साहब के मुतालिक बात हो रही है, क्या अदालत तरीक़ेकार इख्तियार करती है और इससे क्या होगा, क्या किस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ेंगे? देखें, ये अच्छी बात है कि मामला जो है खुली अदालत में हो, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि जी कोर्ट जो था उसने, यानी कोर्ट नजर नहीं आना चाहिए कि एज इफ के कोर्ट गैर जानिबदार नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि खुली अदालत में अगर वो समाअत करना चाह रहे हैं तो हर तमाम चीजें सबके सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और उससे पहले अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऐसा फैसला है कि जनाब इन पर पाबंदी लग चुकी है, इनके बयानात पे, अपीयरेंस पे। लेकिन खान साहब के हवाले से तो बड़ा नरम रवैया है, यही हम सवाल कर रहे हैं, इसका क्या वजूहात हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि अगर कोई कुछ बात, क्योंकि यानी आप उससे बेशक ना एग्री करें, लेकिन उस पर हमें इतनी सख्त पोजीशन नहीं लेनी चाहिए कि हम लोगों की जबान बंदी का कर दें। वो मैं उससे खुद भी एग्री नहीं करता। उसमें देखना ये है कि उसके पीछे नीयत क्या है। अगर तो इदारों की बात को इसलिए करता है कि उसकी नीयत ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो सियासत में ना आए, वो एक न्यूट्रल रोल अदा करें, तो सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन अगर वो उनकी साख को अंडरमाइन करता है जिससे कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है, तो वो एक अलग बात है। तो लिहाजा दोनों में हमें डिस्टिंक्शन जो है वो ड्रॉ करनी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन बाज़ औक़ात हमने अक्सर देखा है कि जी ऐसा को करने वाला माफ़ी मांग लेता है कि जी मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ और मैं माफ़ी का ख़ासतगार हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में माफ़ भी तो किया जा सकता है ना, और होते भी रहे। नहीं, वो माफ़ी ऊपर से मांगी जाती है, वो दिल से नहीं मांगते। अच्छा, वो तो उस वक्ती तौर पे बचने के लिए मांगते हैं। कंटेम्प्ट में अक्सर लोग माफ़ी मांग लेते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं कि उनको कोई नदामत भी नहीं हो रही होती, कुछ भी नहीं हो रही, झूठ बोल देते हैं कि जी हमें बड़ी नदामत है कई दफ़ा। तो इस तरह की जो ज़बरदस्ती वाली
माफिया हैं, इनकी तो कोई वक़्त नहीं। चलें जी, देखते हैं क्या होता है इस मामले का और मामला क्या रुख इख्तियार करता है, किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया फवाद, आप हमारे साथ थ्रू आउट प्रोग्राम में रहे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे जी नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।